सम्मानित शिक्षक साथियों, आज इस प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार के वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो छात्रों को आवश्यक होते हैं उस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, चाप की लंबाई और साथ में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक बार और चर्चा करना चाहेंगे कि इसका सूत्र आखिर किस प्रकार से डेरिवेशन हुआ इसका, वो देख लेते हैं, क्योंकि 10th लेवल पर इसमें सूत्र बताया नहीं गया है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, वृत्तखंड किसे कहते हैं, हमारा पहली बात हो गई थी कि अगर जीवा ए बी हैं और इससे संबंधित चाप है ए पी बी, तो जीवा और इससे संबंधित जो चाप है उसका जो क्षेत्रफल है इसी को हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर ये आपका चाप लघु चाप है तो दो प्रकार के वृत्तखंड हो गए यहाँ, लघु वृत्तखंड, और जो बचा हुआ है चाप है दीर्घ है, और इसलिए इतना जो एरिया हुआ वो दीर्घ वृत्तखंड हुआ। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बन सकता है और लघु का भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर थीटा कोण और त्रिज्या हमें पता है तो उस समय हम इसका फार्मूला बच्चों तक कैसे पहुँचाएंगे, किस प्रकार से आता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कहलाता था, ये आपका त्रिज्या खंड कहलाता था। और त्रिज्या खंड का सूत्र हमारे पास पता है पहले से कि त्रिज्या खंड अगर ये पूरा है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, इसमें से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो निश्चित रूप से जो आपका ये छायांकित भाग जिसको हम वृत्तखंड कह रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी दो मेथड से देखिए, यहाँ हम बात करें तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये लंब डालते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम m दे देते हैं, इसलिए 90 हुआ। और बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में एक प्रमेय था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, वो उसको याद दिलाना होगा। तो ये AM और BM ये दोनों कैसे हो गए, बराबर, AM और BM बराबर हो गए। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो AB हैं वो ट्वाइस ऑफ AM आ गया। तो त्रिभुज का जो आधार बन रहा है AB, ये अगर हम जीवा की लंबाई निकाल लें तो प्राप्त हो जाएगा। साथ में OM जो है वो इसकी ऊंचाई हो गई त्रिभुज की, तो ऊंचाई 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इसको हम प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कोण थीटा है तो ये आपका θ/2 हुआ, ये θ/2 हुआ। और अगर इसको डीप में जाना चाहें तो वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि ये और ये आप उस प्रमेय के आधार पर बता सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब अगर ये दोनों दूरियां बराबर हो गई, ये त्रिज्याएं बराबर हैं और ये कॉमन साइड हैं, तो वैसे अपने आप में ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसम हो गए इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हुआ। तो ये अगर कोण पूरा थीटा था तो ये θ/2 हुआ। अब ये θ/2 है तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। ये देखिए आप, ये कोण है θ/2, उसके बाद ये त्रिज्या है R, A, M और O। तो इस कोण के सामने की भुजा इसलिए लंब हुआ। उसके बाद ये आपका कर्ण हुआ, लेते हैं, ये लंब हुआ, कर्ण हुआ, और ये बन गया आपका आधार, ठीक है। अब इसमें हम साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो पहले लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज OAM में साइन θ/2, साइन θ/2 का अगर सूत्र लगाते हैं तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब है अपने पास AM और कर्ण है R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AM का वैल्यू आ जाएगा R इंटू साइन ऑफ θ/2। इसी प्रकार से इसी त्रिभुज में हम कॉस का फार्मूला लगाते हैं। तो कॉस ऑफ θ/2 इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। आधार है अपने पास OM और कर्ण है R, इसलिए OM का सूत्र हुआ, OM का वैल्यू हुआ R इंटू कॉस ऑफ θ/2। यानी हमने एक प्रकार से ऊंचाई प्राप्त कर ली और AM प्राप्त कर लिया। अब AM का डबल ही क्या बनेगा, AB। तो AB प्राप्त हो गया हमें ट्वाइस ऑफ AM, 2 इंटू AM। AM का वैल्यू कितना है, R इंटू साइन ऑफ θ/2।
ये आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई होगी। और इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार है अपने पास AB, ऊंचाई है OM। 1/2 AB का वैल्यू है 2r साइन ऑफ θ/2। OM का वैल्यू है अपने पास, OM है r इंटू cos ऑफ θ/2। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना, या आप 2 से 2 कैंसिल नहीं करते हैं, एक और काम करते हैं, ये 1/2 रहने देते हैं और इसका एक फार्मूला बना लेते हैं। ये r² आया, साथ में 2 साइन θ/2 cos θ/2। यह फार्मूला, यद्यपि हम 10th की बात कर रहे हैं, वो 10th में फार्मूला नहीं है, मैं आप और हम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये फार्मूला आखिर कैसे आया। ये देखिए आप, ये साइन 2θ का हाफ एंगल फार्मूला होने से 1/2 r² साइन θ आया। तो छात्र को अगर आप ये बताएंगे तो निश्चित रूप से ये फार्मूला उसके कोर्स में नहीं है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो आप जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें तो आपको ये पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से हमेशा आपको माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा अब आप लिख सकते हैं कि 1/2 r² साइन θ होगा। त्रिज्याखंड का पहले से पता है, इस प्रकार से वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने आपको बताया विशेष रूप से, और वृत्तखंड क्या होता है ये जरूर आप बताएं। दूसरा, एक और बात है कि मान लिया जाए, वो अपने मन में एक बात आती है कि यदि मान लिया जाए कोण 120 का, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें आपको कोण कितना दे रखा है, किताब वाले ने किताब में दे रखा है कोण कि जो कोण है वो 120 डिग्री का दे दिया। अब साइन 120 फिर से 10th के लेवल का नहीं है, 90 तक के टेबल यूज़ कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति में या तो 120 का वैल्यू उस क्वेश्चन में हिंट के रूप में दिया जाना चाहिए, या 120 का क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 60 के हैं, 30 के हैं, 90 के हैं, वो सब हम इस फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय द वे 120 का भी करना हो तो 120 का कर सकते हैं आप, बिना उसके भी कर सकते हैं। अगर 120 का वैल्यू आपको पता नहीं है तब भी कर सकते हैं। 120 यहाँ लिखेंगे आप, 120 ये पूरा कोण हुआ, तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ। निश्चित रूप से इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिए आप AM आ जाएगा, AM का डबल आ जाएगा, यहाँ 60 आएगा तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से AB जब आ जाएगा, इसी प्रकार से OM यहाँ अगर 60 आ जाएगा 120/2 तो ये 60 cos 60 साइन 60 का वैल्यू आने के बाद वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और उसके बाद में फिर क्वेश्चन करें। बट निश्चित रूप से सभी ग्रेड के बच्चे रहते हैं क्लास में, तो A ग्रेड और A+ ग्रेड वाले तो इसको समझ जाएंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इसलिए हमने चर्चा की कि ये वास्तव में वृत्तखंड का क्षेत्रफल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब हम जो इस एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो बेसिक हैं वो लगभग आपके इन सभी तीनों सूत्रों पर ही आधारित है। किसी में आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, किसी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसी में चाप की लंबाई। परंतु सवाल की भाषा को बच्चे तक पहुंचना जरूरी है कि किस सवाल में, अगर कोई एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आपसे कि भाई एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस केंद्र पर उसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो निश्चित रूप से सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपको r मिल रहा है, थीटा मिल रहा है, आराम से आप इसका फार्मूले में वैल्यू रख के बना सकते हैं। चाप की लंबाई बताइए, तब भी हो जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई सीधा सीधा आ गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तब भी आपको इसी फार्मूले से, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि त्रिज्याखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 इंटू πr²
-1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 लिख देंगे, आर आपके पास है, पाई का वैल्यू है, थीटा है, सभी वैल्यू पुट करने के बाद ये इसका वृत्तखंड भी प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ विशेष क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जैसे 12.1 प्रश्नावली हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि परिधि, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, दोनों वृत्तों की परिधि नए वृत्त की परिधि के बराबर है। उससे नए वृत्त की त्रिज्या जब आ जाएगी तब आप उसके बाद में उसकी त्रिज्या प्राप्त कर सकेंगे, यानी कंडीशन ये है कि दोनों वृत्तों की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल उन क्वेश्चंस की बात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करना चाहूँगा 12.1 का। इसमें लिखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, कार का नाम आया, पहिए का आया, यानी कि बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब पेपर देता है बच्चा तब उसको ये पता नहीं रहता है कि कौन से चैप्टर का है, घन है कि घनाभ है कि वृत्त है कि बेलन है कि शंकु है, क्या है। तो उसको बताइए कि कार का व्हील जो रहता है वो वृत्ताकार है, वो वृत्ताकार है, उसका व्यास दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर। साथ में ये बताया कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की जो चाल है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या आपको बताना है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहला काम, तो जब भी व्यास हो तो आप तुरंत आर बता दें कि व्यास 2r होता है, इसलिए 80/2 यानी हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चाल जो रहती है वो किलोमीटर में दे रखा है, जबकि यहाँ सेंटीमीटर में है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है आपको 66 किलोमीटर और समय है 1 घंटा। 66 किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 1000 में बदलते हैं, उसके बाद में इसमें सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 का और गुणा कर देते थे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। फिर यहाँ पर प्रति घंटा और आपको मिनट की बात करिए तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, ये हो गया मिनट, 60 मिनट। इस प्रकार से आप बताते ही होंगे, निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, पर बच्चों के दिमाग में आपको ये बातें इस प्रकार से पहुँचाना चाहिए। ये हो गया 11, उसके बाद 1, 2, 3 और 4, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतना दूर जाता भैया। ठीक है, अब गाड़ी कितनी देर चलती है? 10 मिनट तक चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखना है कि 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, ये आपका इतना सेंटीमीटर है। इसलिए 10 मिनट की अगर बात करेंगे तो 10 मिनट में चली गई दूरी हो जाएगी, इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 जीरो लग जाएंगे, सेंटीमीटर में है। ये 10 मिनट में चली गई दूरी। अब आपको एक और बात बतानी ज़रूरी थी, जब हमने परिधि पढ़ी थी उस समय एक चर्चा और करना है कि परिधि जो रहती है वास्तव में एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होती है। जब कभी पहिए का सवाल आए या हम एक चक्कर घूम के आते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक राउंड जो रहता है वो परिधि के बराबर होता है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी हमेशा परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम परिधि निकालेंगे, परिधि को ही हम कहते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, वो होती है 2πr, 2π और ये r का वैल्यू हमारे पास 40। इस प्रकार से जो भी कैलकुलेशन आता है हम यहाँ भी समय को बचत करते हुए बात कर रहे हैं। तो ये इतना सेंटीमीटर आएगा एक चक्कर में चली गई दूरी। अब आपका प्रश्न था 10 मिनट में चक्करों की संख्या कैसे निकालना है। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 10 मिनट में चली गई दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी जो भी आएगी उसका भाग लगा देंगे, तो इस प्रकार से आपको 10 मिनट में चक्करों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में विशेष रूप से ये क्वेश्चंस थे। अगली प्रश्नावली में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन वाले बात नहीं करता हूँ। इसमें जैसे घड़ी की मिनट की सुई वाली लंबाई जो दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा प्रश्न है और बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि मुझे क्या निकालना है।
बहुत बार हम देखते हैं वो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के चला जाता है, कभी परिधि निकाल लेता है। तो आखिर उस तक ये बात कैसे पहुंचाए कि आपको क्या निकालना है। वैसे भी उसके कोर्स में 3 बातें ही हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल ले, वृत्तखंड का, या फिर चाप की लंबाई। तो ये देखो घड़ी बना के बताते हैं। ये घड़ी है, घड़ी में 3 प्रकार के कांटे होते हैं। इसमें मिनट वाले कांटे को ऐसा मान रहे हम कि यहाँ तक है, यानी कि त्रिज्या हो गई। तो ये 14 सेंटीमीटर उसने मिनट की लंबाई, मिनट वाले कांटे की लंबाई मतलब दे रखी है। तो ये एक प्रकार से त्रिज्या का काम करेगा। फिर इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल बताना है। अब आपको ये बताना होगा कि जो घड़ी में मिनट वाला कांटा रहता है वो पूरा 360 यानी कि 1 राउंड घूमने में 1 घंटे का समय लेता है, मीन्स 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण घूमता हो, घुमा गया कोण होता है 360, इसलिए 1 मिनट में घुमा गया कोण हो जाएगा उस कांटे के द्वारा 360/60, यानी हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, तो मिनट के कांटे द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री बनता है। अब आपको उसको 5 मिनट घुमाना है। 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 6 × 5 यानी 30 डिग्री। मतलब ये 5 मिनट में जो कांटा है ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी एक प्रकार से थीटा हो गया, आर हो गया। अब निश्चित रूप से ये क्षेत्रफल पूछा था आपसे, यानी अब बच्चे के दिमाग में ये बात पहुंच गई कि मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सर ने ऐसी आकृति बनाई थी, इसी को हमने त्रिज्या खंड कहा था। अब आप सीधा सीधा सूत्र लगा दें कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है कि घोड़ा एक वर्गाकार खेत में बंधा हुआ है। अब घोड़े का सवाल है, ये वर्गाकार खेत है, इसमें यहाँ घोड़े को बांध दिया गया है इतनी रस्सी से। तो ऐसे में भी अगर आप चित्र बता देंगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो रस्सी रहती है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और ये अंडरस्टूड है, कोने में बांधा है, मतलब ये जो कोण है थीटा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि त्रिज्या खंड का यूज़ कब करना है, वृत्तखंड कब बनता है, और साथ में चाप की लंबाई कब ज्ञात की जाती है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अगले सेशन में हम फिर से चर्चा करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू।